वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि यूपीपीएससी टॉप नर्स प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन 2017। तो ठीक है, 2017 के हमने इसमें जीके के क्वेश्चन और प्लस हिंदी, ठीक है, जीके प्लस हिंदी के क्वेश्चन हमने सभी कवर कर दिए हैं। इसमें जितने उसमें जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और हिंदी के, ठीक है, इससे हमने करंट अफेयर को हटा दिया है जो, क्योंकि करंट अफेयर के ओल्ड क्वेश्चन थे कि 2021 और 2022 में क्वेश्चन जो पूछे गए थे करंट अफेयर के, उन्हें हमने इससे हटा दिया है। ठीक है, हमने केवल इसमें जीके के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन कवर किए हैं जितने भी आए थे। तो ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य क्रम में आते हैं, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे ज़्यादा दाल कहाँ पैदा होती है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्रम में बताना है। राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। सबसे ज़्यादा जो दलहन उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उस फिर थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक दलहन उत्पादक शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये सबसे ज़्यादा जो दाल उत्पादित होती है, उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान, क्योंकि उसमें देखिए सेकंड नंबर पे उसमें राजस्थान नहीं था, इस वजह से महाराष्ट्र दिए थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, और कर्नाटक चौथे नंबर पे, जो आपका उत्तर प्रदेश है वो 5वें नंबर पे आता है। दाल के शीर्ष उत्पादक ये राज्य हैं आपके, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, बताएं कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, जल्दी से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे खरीफ की फसल, देखिए धान तो खरीफ की फसल है, मूंगफली भी है और मक्का भी है, लेकिन ये अलसी है ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है। जो अलसी है आपकी ये खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, देखिए वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। ठीक है, जो बरसात के मौसम में बोई जाती हैं फसलें वो खरीफ की फसल कहलाती हैं, लेकिन जो आपकी अलसी है ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए वर्षा ऋतु की फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। ठीक है, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, बरसात के महीने में बोई जाती है, बरसात के समय में, ठीक है, उसमें बोई जाती है, तो क्या होता है इसे खरीफ की फसल कहा जाता है। ठीक है, इस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, जब बारिश शुरू होती है तब इसे बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है, तथा अक्टूबर और नवंबर तक इसकी कटाई कर ली जाती है। जैसे लेकिन धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, कपास, मूंगफली, शकरकंद, तिल हो गया, ज्वार, गन्ना आदि, ठीक है, ये खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं सब कि खरीफ की फसलें कौन है, रबी की फसलें कौन है। ठीक है, कौन कौन है, तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जो आपका धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, मूंगफली, शकरकंद, तिल हो गया, ज्वार और गन्ना, ये सभी क्या है खरीफ की फसलें हैं। लेकिन जो अलसी है ना ये रबी की फसल है। ठीक है, ये अलसी जो है ये रबी की फसल है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है 2017 में। ठीक है, तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन के रूप में कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। मानव शरीर में ग्लूकोज का जो आधिक्य होने पर वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। अग्न्याशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन, अग्न्याशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के आधिक्य होने पर उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को देखें उसके बाद आंसर दें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है।
ठीक है, सभी यूपी पीसीएस 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है स्टाफ नर्स में। किसी वृक्ष की पत्तियां गिरती हैं जब उसमें सांद्रता बढ़ती है। अब किस चीज़ की सांद्रता बढ़ती है जब पत्तियां गिरती हैं, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किसी वृक्ष की पत्तियां गिरती हैं जब उसमें सांद्रता बढ़ती है, तो देखिए एथिलीन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, एथिलीन, ऑप्शन सी आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला यह हार्मोन्स है। ठीक है, जो एथिलीन है ये गैस के रूप में पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। एथिलीन पौधों की पत्तियों के झड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जो एथिलीन है ये पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके झड़ने को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब एथिलीन की सांद्रता अधिक हो जाती है, जब एथिलीन की जो सांद्रता है वो अधिक हो जाती है तो वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो गिरने लगती हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। पहले क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ये आंसर दें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी आंसर ना दें। ठीक है, क्योंकि जीके के जो क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में बहुत ही ज़्यादा टफ भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है तो 100% आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि देखिए पीसीएस है। ठीक है, पीसीएस है तो आप पीसीएस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, हालांकि 70% क्वेश्चन टफ होते हैं, 70% नॉर्मल होते हैं तो 30% क्वेश्चन टफ होते हैं। ठीक है, अब उन्हीं आपको 30% में फाइट करना है। 70% तो ज़्यादातर सभी को आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन 30% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो किसी को नहीं आते, बहुत कम रेयर केस में मतलब लोगों को आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको उसी 30% की तैयारी करनी है। 70% तो आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है। देखिए सभी जीके के क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर, ठीक है, अंगों की जो ऑक्सीजन आपूर्ति उसको घटाने का काम करता है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है उसको क्या करते हैं, उसकी आपूर्ति को कम करने का काम करती है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बड़ी जहरीली गैस होती है, सबसे खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे दम घुट्टू गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये व्यक्ति का दम घोट देती है। जो प्लास्टिक वगैरह जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही निकलती है। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं हम यहाँ पे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये मानव रक्त में या रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ, रेड पदार्थ बनाती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो समाप्त होने लगती है। जिससे रक्त है उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, अर्थात समाप्त ही हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, बाधित हो जाती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, श्वास दर कम हो जाती है, बिल्कुल बहुत पूरी तरह से बाधित हो जाती है। ठीक है, आप सांस नहीं ले पाते हैं और अंत में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे खतरनाक गैसों में से मानी जाती है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ये आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। देखिए आर्यभट्टियम ग्रंथ कौन सा है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आर्यभट्टियम ग्रंथ है, ये भूगोल का है, इतिहास का है, खगोल विज्ञान का या फिर कृषि का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आर्यभट्टियम ग्रंथ जो है वो किसका है, तो देखिए खगोल विज्ञान का है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, खगोल विज्ञान। आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें। आर्यभट्ट 4वीं 5वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, जो आर्यभट्ट थे
इन्होंने चौथी पाँचवीं शताब्दी अर्थात ईसा पूर्व या चौथी पाँचवीं, यहाँ पे ईसा पूर्व भी होगा, ठीक है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, ठीक है। जो आर्यभट्ट हैं ये चौथी पाँचवीं शताब्दी ईस्वी के प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम ग्रंथ में बताया कि सूर्य स्थिर है। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम, जो एक इनकी पुस्तक थी, इन्होंने जो लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया कि जो सूर्य है वो स्थिर है, एक जगह ठहरा हुआ है, बट जो पृथ्वी है वो घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है। इन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी के परिधि का भी पता लगाया था। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण के कारणों का तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता इन्होंने लगाया था। तो देखिए यहाँ पे ईसा पूर्व शताब्दी नहीं होगी, यहाँ पे ईसवी होगी, ठीक है। जो क्योंकि चौथी और पाँचवीं शताब्दी दी है, तो ये क्या होता है, ईसवी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसमें ईसवी होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ईसा पूर्व बोल दिया था, ठीक है, इस वजह से ये कन्फ्यूजन था इसमें में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ईसवी होगा। आर्यभट्ट जो थे वो चौथी पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, भारत में जो इन्होंने प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे, ठीक है। तो ये ईस्वी भी थी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? बताएं, बुद्ध के जीवन से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है? जल्दी से बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए वल्लभी जो है ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। वल्लभी ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध थे उनके जीवन से संबंधित नहीं है वल्लभी। बाकी जो आपके लुम्बिनी है, कुशीनगर है, सारनाथ है, ठीक है, ये सभी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए मैचिंग करना है अब आपको, यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो इन्होंने सुमेलित किया है वो गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो जल्दी से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज से संबंधित थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ये आर्य समाज से संबंधित थे। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद थे ये भी सुमेलित है, राइट है। लेकिन जो देखिए ये स्वामी रामकृष्ण, ठीक है, स्वामी रामकृष्ण ये ब्रह्म समाज, ठीक है, ये आपका कन्फ्यूजन है इसमें। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। और यहाँ पे जो सैयद अहमद खान थे ये साइंटिफिक सोसाइटी के से संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यहाँ पे ये आपका गलत है। अब ठीक है, ये ब्रह्म समाज जो था इसके जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। जो ब्रह्म समाज था इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ना कि स्वामी रामकृष्ण थे। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसे एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा अर्थात ब्रह्म समाज नाम से एक नए संस्था की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज कहा गया। इन्होंने पहले ब्रह्म सभा के नाम से इसे स्थापित किया था। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म सभा नाम दिया। आगे चलकर कुछ समय बाद इसका जो नाम पड़ा वो ब्रह्म समाज पड़ गया, ठीक है, इसके नाम से जाना जाने लगा। इस संस्था ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुत जोरों से विरोध किया था। और इन्होंने कहा कि एक ब्रह्म की पूजा कीजिए, कहा था एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया था कि इस एक ही ईश्वर की पूजा करें, ठीक है। जो बहुत से देवी देवता थे, मूर्तियां थी, तो ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा को बहुत ज़ोर शोर से इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि सिर्फ आप एक ईश्वर की पूजा करें, ठीक है, एक ईश्वर का उपदेश लेकर ही आए थे, ठीक है। जो शेष सभी विकल्प है वो सभी सही है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब यहाँ पे गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, पुस्तक है और लेखक हैं। चलिए जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि लेखक और पुस्तक हैं, ठीक है, बहुत बार आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आए होंगे, ठीक है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। कह रहे हैं कि सुमेलित नहीं है, ठीक है,
बाकी 3 तो आपके बिल्कुल सही सही रखे गए हैं, एक इसमें है जो गलत है, आपको वही छांटना है। देखिए ये ऑप्शन जो ए है आपका, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये देखिए राइट है इनकी, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और हिंद स्वराज, ये भी देखिए राइट है, महात्मा गांधी जो हिंद स्वराज है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बट ये जो आपकी जवाहरलाल नेहरू है और मदर इंडिया है, ये मैच नहीं खाती है, ठीक है। ये जवाहरलाल जो नेहरू थे इन्होंने नहीं लिखी थी मदर इंडिया, ये कैथरीन मेयो ने लिखी थी, ठीक है, कैथरीन मेयो ने लिखी थी मदर इंडिया जो पुस्तक है, कैथरीन मेयो ने लिखी थी। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बट उन्हें हम एक पुस्तक का नाम बताते हैं जो इन्होंने जेल में रहकर लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू ने, जब ये जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई जो पुस्तक थी वो आत्मकथा इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो ये थी एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ठीक है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने यह आत्मकथा पुस्तक तब लिखी थी जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले वह जून 1934 और फरवरी 1935 के बीच में जेल में थे, ठीक है। ये भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने लिख डाली थी, ठीक है, जब ये जेल में थे 1934 और फरवरी 1935 के बीच में इन्होंने लिखी थी। भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें पंडित नेहरू या फिर चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए जो इतना ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल पुस्तक बताना था, ठीक है। कि और इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। तो पुस्तकें बहुत ज़्यादा पूछी आती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैचिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे इस तरह पुस्तकें लिखी गई हैं, इसी तरह सारे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन जो जीके के होते हैं वो इसी तरह पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी, ये आत्मकथा है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। और एक हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। लेकिन जो मदर इंडिया ये पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, ना कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कब की थी? चलिए ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है, बताएं किसका नाम बदल कर उन्होंने नीति आयोग कर दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब सरकार बनी, मोदी जी की जब सरकार बनी 2014 के बाद, तभी ऐसा परिवर्तन हुए थे। अब बताएं यहाँ पे ये कब हुआ था, किस संस्था का या किस योजना का नाम बदल कर इन्होंने नीति आयोग कर दिया था? तो देखिए यहाँ पे योजना आयोग का नाम बदल कर इन्होंने नीति आयोग कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कब किया था। देखिए 2015 में कर दिया। नीति आयोग का जो गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया था इन्होंने, ठीक है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। इन्होंने 2015 में इसका नाम, जो आपकी योजना आयोग थी, इसका नाम करके नीति आयोग कर दिया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में जो मताधिकार है उसकी जो आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष की गई? तो देखिए ये आपका 61वां संविधान संशोधन था। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। यह 28 मार्च 1989 से प्रभावी हो गया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और पूछा भी बहुत जाता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है ना, बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए ये पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इजी भी होते हैं और टफ भी होते हैं, बट इसमें टफ ही ज़्यादा ही होते हैं, कन्फ्यूजन वाले ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है।
और देखिए ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से विस्तार से पढ़ा है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको बहुत ही नॉर्मली ये क्वेश्चन आ जाएंगे। वैसे तो पूरा क्वेश्चन ही जो क्वेश्चन पेपर है पूरा नॉर्मल रहता है, बट थोड़े जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं 7-8 क्वेश्चन रखते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, और 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल भी होते हैं उसमें, ठीक है। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैथ 7-8 क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर मैथ पे समय ना बर्बाद करते हुए आप आगे की ओर तैयारी करें, ठीक है। आपको जीके पे फोकस करनी है। हिंदी के आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, उनको बिल्कुल रट लेना है, ताकि हिंदी के 20 से 25 क्वेश्चन पे एक भी छूटने ना पाए, ठीक है। तो देखिए ये जो सदस्य मनोनीत करते हैं, यहाँ पे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मतलब मनोनीत के करने का मतलब है कि अपने मन से चुनते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि राष्ट्रपति अपने मन से इनको चुन ले, ठीक है। इनका कोई चुनाव वगैरह नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति से जो 12 सदस्य हैं इन्हें अपने मन से चुन लेता है। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या फिर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत चुना जाता है? तो आर्टिकल 80, ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत चुना जाता है इन्हें। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रायद्वीपीय नदियों में से किसका डेल्टा दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है? बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदियों में से किसका जो डेल्टा है उसे दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे कावेरी को, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। कावेरी को दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कावेरी नदी के डेल्टा को, जो कावेरी नदी का जो डेल्टा है उसे दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है, गार्डन ऑफ साउथर्न इंडिया, गार्डन ऑफ साउथर्न इंडिया कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो कावेरी नदी है आपकी, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है, कौन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए सभी को पता है कि जो अरावली है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर। तो राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका, राइट आंसर बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, ठीक है, कितना लिंगानुपात है भारत में? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार लिंगानुपात पूछा जा रहा है, कितना लिंगानुपात था या है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई ही नहीं है, ठीक है। जैसे 10 साल में, हर 10 साल के बाद जनगणनाएं होती हैं, बट मोदी जी ने कराई ही नहीं है, ठीक है। तो किस कारण से नहीं कराई वो अपना, ठीक है, उनका राजनीतिक मुद्दा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करेंगे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। देखिए 1000 पुरुषों पे कितनी 940 स्त्रियाँ हैं, ठीक है। 1000 पुरुषों पे 940 स्त्रियाँ हैं, जो यहाँ पे औसतन बात की जा रही है, ठीक है। वैसे तो अगर मतलब बात की जाए तो 943 हैं, ठीक है। ये आप जो इस तरह 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि जो 1000 पुरुष हैं इनमें 943 औरतें हैं, 943 औरतें हैं। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 940 दी गई, इस वजह से 940 ही राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। चलिए हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है अर्थात लिंगानुपात है वो 943 है, ठीक है। जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात, जो पुरुष स्त्री का जो अनुपात है वो 940 है, ठीक है। लिंगानुपात कितना है? 940 है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 है, देख लेते हैं। भारत में गरीबी का स्तर स्थापित होता है, बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। भारत में गरीबी का जो स्तर है वो
किससे स्थापित होता है, ठीक है, स्तर जो है वो स्थापित होता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी आपका जो राइट होगा, घरेलू उपभोक्ता व्यय से, ठीक है, घरेलू उपभोक्ता व्यय से स्थापित होता है। चलिए हम एक एक्सप्लेन देख लेते हैं कि भारत में गरीबी अनुमानों का जो आधार है परिवार का उपभोग व्यय पर निर्भर करता है, ठीक है। भारत में गरीबी अनुमानों का जो आधार लगाया जाता है कि भारत में कितनी % गरीबी है, ठीक है, तो वो इसी के आधार पर तय की जाती है। जो क्या कहते हैं कि अनुमान लगाया जाता है, जो आधार तय किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर देखा जाता है। चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को देख लें उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का अवयव नहीं है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे व्यवसाय जो है ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का अवयव नहीं है, बाकी सभी हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा है, रहन सहन स्तर है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेन। वर्ष 2010 के ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNDP के सहयोग से मानव विकास रिपोर्ट के लिए निर्धनता मापन के लिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन के स्तर से संबंधित है, न कि व्यवसाय से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर हमारा 18 नंबर है, देख लें, ठीक है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित जो युग्म दिए हैं इनमें कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है, बाकी सभी देखिए गलत है। एक ही की बात की जा रही है कि यहाँ पे एक है वो सही है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। गेहूं में जो करनाल बंट रोग हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे रोगों की बात की जा रही है, ठीक है। गेहूं में क्या होता है, करनाल बंट रोग हो जाता है गेहूं में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, एक्सप्लेन के जरिए समझ लें, ठीक है। करनाल बंट नामक जो रोग है वो गेहूं से संबंधित है, यह कवक जनित रोग है, ठीक है। जबकि जो उकठा रोग है, उकठा रोग, सफ़ेदा रोग, तना का सड़न रोग क्रमशः चना, धान तथा मक्के के प्रमुख रोग हैं, ठीक है। उकठा रोग ये चने में होता है, सफ़ेदा रोग धान में, तथा जो तना सड़न रोग है ये मक्के में हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, बताएं। देखिए अभी हिंदी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए तत्सम शब्द की बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए गोपाल जो है वो तत्सम है, ठीक है, गोपाल तत्सम शब्द है, जिसका तत्भव होगा ग्वाल, ठीक है। ये गोपाल तत्सम है, जिसका तत्भव होगा आपका ग्वाल होगा, ठीक है, ये ग्वाल, ठीक है, ये तत्भव होगा इसका, बाकी सभी तत्भव हैं, ठीक है। ये तत्सम केवल पूछा गया तो तत्सम गोपाल होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, ठीक है। गोपाल का तत्सम शब्द जिसका तत्भव ग्वाल होता है, ठीक है। गोपाल एक तत्सम शब्द है जिसका जो तत्भव शब्द होता है वो ग्वाल होता है। और घर, कपूत तथा सूत तत्भव शब्द हैं। इनका तत्सम क्रमशः जो घर का ग्रह होगा, कुपुत्र जो आपका क्या कहते हैं कपूत है, इसका कुपुत्र होगा, तथा जो आपका ये शब्द दिया गया था सूत, इसका सूत्र होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें वाक्य विशेष क्या है, ठीक है। वाक्य में विशेष से क्या है बताना है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष से की देखना है कि विशेष से क्या है। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी यही विशेष है, ठीक है। वह एक अच्छा विद्यार्थी, वाक्य में विशेष से विद्यार्थी है। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण बताएं। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी हमने इसमें कवर किए हैं। तो बताएं जल्दी, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण देखना है, विशेषण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी राइट होगा, यहाँ पे हजारों, ठीक है। तो विशेषण यही है, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में हजारों, ठीक है। ये विशेषण का काम कर रहा है यहाँ पे, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है,
ठीक है, अनिश्चित संख्या, क्योंकि यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, जिस वजह से अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एक्सप्लेन देख लें। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में हजारों जो है वो विशेषण है, ठीक है, जो अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। देखिए इतिहास से विशेषण शब्द, अब जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विशेषण, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऐतिहासिक, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। इतिहास से विशेषण बनाता ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। चलिए हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। इतिहास शब्द से ऐतिहासिक विशेषण बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। वसुंधरा का पर्यायवाची देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, क्षिति, ठीक है, ये वसुंधरा का पर्यायवाची है, ठीक है। वसुंधरा के पर्यायवाची जो है पृथ्वी है, क्षिति है, अवनी, उर्वी, मेदिनी, इला, धरा, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, वसुंधरा के पर्यायवाची हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। वसुंधरा के पर्यायवाची हो गए पृथ्वी हो गया, क्षिति हो गया, अवनी, उर्वी हो गया, मेदिनी हो गया, इला, धरा इत्यादि हैं। जबकि रत्नाकर, कलाधर तथा दिनकर ये क्रमशः समुद्र हो गया, चंद्रमा हो गया और सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर। यहाँ पे बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं ये क्वेश्चन, इस वजह से अच्छे से पढ़ें। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तोयदि, ठीक है, यहाँ पे तोयद और तोयदि, ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता था, ठीक है। जो तोयदि है ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो तोयद है, ठीक है, पयोधर हो गया, नीरद हो गया, ये बादल के पर्यायवाची हो गए। जैसे तोयद है, तोयद में आपका ये आ गया पयोधर, ठीक है, पयोधर, ये भी बादल का पर्यायवाची है। और आपका जो नीरद हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नीरद हो गया, ये भी बादल का पर्यायवाची है। बट यहाँ पे जो और भी अन्य दिए हैं, जबकि जो तोयद है, ठीक है, ये आपका जो तोयद दिया गया है, ये तोयदी, ठीक है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। ये तोयद, यही कन्फ्यूजन है कि ये तोयद समुद्र का पर्यायवाची है और ये तोयद है, ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो जो आपका क्या कहते हैं, पयोधर हो गया, नीरद हो गया, तोयद हो गया, सभी बादल के पर्यायवाची हैं। बट ये आपका तोयद ही समुद्र का पर्यायवाची है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हिंदी में। बट आपको अगर पढ़ा है आपने, अच्छे से हिंदी तैयारी की है, तो आप 25 के 25 क्वेश्चन करके आएंगे, गारंटी लेते हैं, आप अगर मेहनत करेंगे तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, ठीक है। व्योम शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। तो देखिए ये हो गया आपका सी, यहाँ पे राइट होगा व्योम, ठीक है। व्योम शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपका अंबर होगा, ठीक है, अंबर व्योम शब्द का पर्याय है। गगन हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, नभ होगा, आब्र होगा, दिव होगा, अनंत होगा, ठीक है, ये सभी व्योम अर्थात इसके अंबर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अंबर के पर्यायवाची जो है वो गगन भी हो जाएगा, आकाश होता है, नभ होता है, आब्र है, दिव, अनंत, ये सभी व्योम के पर्यायवाची हैं। तो हम चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्योम के पर्यायवाची इस प्रकार हैं, अंबर, गगन, आकाश, नभ, आब्र, दिव, अनंत इत्यादि, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। अब ढूंढना है आपको कि पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द जो है, शब्द युग्म जो है वो अशुद्ध है। अब बताना है आपको जो शब्द युग्म कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए गंगा का क्या होगा, जाह्नवी होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल राइट है, गंगा का जाह्नवी होगा। और आपका ग्रह का सदन होगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट है। मयूर का केकी होगा, ये भी राइट है। लेकिन जो पानी का पाड़ी नहीं होगा, ठीक है, यही गलत है, ठीक है। पानी का क्या होगा, पाड़ी नहीं होगा, ठीक है, ये क्योंकि ये पानी पाड़ी क्रमशः तत्भो तत्सम है, ठीक है, ये क्या है, तत्भो तत्सम है। जबकि शेष पर्यायवाची की दृष्टि से सभी युग्म शुद्ध हैं, ठीक है, ये तत्भो और तत्सम है, ना कि ये पर्यायवाची है। चलिए हम
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, संधि का विलोम शब्द बताएं। संधि का विलोम शब्द बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर। संधि का विलोम शब्द, तो देखिए संधि का विग्रह होगा, ठीक है, संधि का विग्रह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, संधि का जो विलोम शब्द है वो विग्रह है शत्रुता मित्रता का, जबकि वैमनस्य सौमनस्य का विलोम शब्द है। जो वैमनस्य है वो सौमनस्य का विलोम शब्द है, शत्रुता का क्या होगा, ये मित्रता हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। अब सरल का विलोम शब्द देखना है आपको कि सरल का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए सरल का विरल, ठीक है, ये आपका जो विलोम शब्द नहीं है, सरल का विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। सरल का जो विलोम शब्द होता है वो कुटिल होता है, ठीक है, सरल का विलोम शब्द कुटिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका विरल है ये विलोम शब्द नहीं है। जो आपका कठिन है, कठिन का जो होगा वक्र होता है, जबकि विरल से इसका कोई संबंध ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक्सप्लेन देख लेते हैं। सरल का विलोम शब्द कुटिल होगा, ठीक है, सरल का जो विलोम शब्द है कुटिल होगा, कठिन होगा तथा वक्र होता है, जबकि विरल से इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, योगी का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। योगी का विपरीत शब्द ढूंढना है। कौन सा विपरीत शब्द, जो विपरीत शब्द है उसका कौन सा होगा, बताएं क्या होगा इसका राइट। अपोजिट शब्द देखना है इसमें योगी का। तो कि योगी का जो अपोजिट होगा वो भोगी होगा, ठीक है, विलोम शब्द भोगी होगा। विपरीतार्थक शब्द देखना है ना इसके, योगी का भोगी होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। योगी का विपरीतार्थक शब्द भोगी होगा। जो रोगी तथा निरोगी, रोगी का निरोगी होगा, और आपका परस्पर एक दूसरे के विलोम है, ठीक है। जो रोगी और निरोगी एक दूसरे के परस्पर विलोम है, तो योगी भोगी, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन है 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कृतक का विलोम शब्द क्या होगा। कृतक का विलोम शब्द ढूंढना है आपको, ठीक है। तो कृतक का विलोम शब्द कृतघ्न होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। ये देखिए कृपण जो दिया कंजूस का है, ऑप्शन ए जो दिया है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे कृतक का विलोम शब्द जो है कृतघ्न है। चलिए हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे शुद्ध शब्द देखना है वर्तनी की दृष्टि से। तो यहाँ पे बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखना है। तो देखिए अनुग्रहित, ठीक है। अब अनुग्रहित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है, अनुग्रहित, ये ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, अनुग्रहित, ठीक है। बाकी सभी अशुद्ध हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य आपको देखना है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए जो परमात्मा के अनेक नाम हैं, परमात्मा के अनेक नाम हैं, यही शुद्ध है। ऑप्शन डी आपका ही राइट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो ए, सॉरी ऑप्शन डी राइट है आपका। ये ऑप्शन ए जो दिया गया है, नौकर आटा पिसवाने गया है, तो ठीक है, कोई आटा पिसवाने नहीं जाता है, ठीक है, आटा तो पहले से पिसा है, ठीक है, इस वजह से तो गलत है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब के फूल की कहीं माला बनती है, ठीक है, गुलाब के फूल की माला ले आओ तो चल जाएगा, लेकिन इस वजह से सब गलत है। आपका ये ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन देख लेते हैं। विकल्प डी शुद्ध है आपके, ठीक है। शेष जो विकल्प अशुद्ध हैं। विकल्प ए का जो शुद्ध होगा, ए का जो शुद्ध होगा वो ये है कि नौकर गेहूँ पिसवाने गया है, ठीक है, ना कि आटा। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको, तो बताएं जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए भास्कर यहाँ पे गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, ठीक है। ये आपको अशुद्ध वर्तनी देखनी थी, तो भास्कर का जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। सोचनी, ज्योत्सना तथा वाड्य, ठीक है, वार्ड में, ठीक है, वार्ड में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, जबकि भास्कर वर्तनी जो है अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा भास्कर, ठीक है। ये जो आपकी खटकोड़ वाली ये लगी है आपकी, ठीक है, ये भास्कर, ये नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ पे भास्कर इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, ये तो ये आपका शुद्ध है, बाकी ये आपका गलत है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन।
जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल वाक्य है, बताएं जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए उसे अजात शत्रु कहा जाएगा। जिसका शत्रु ही ना पैदा हुआ हो उसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है, बताएं। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द है, इसे कहा जाएगा स्वार्थी कहा जाएगा। ठीक है, सिर्फ जो अपना स्वार्थ देखता हो उसे स्वार्थी कहा जाएगा। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले व्यक्ति को ही स्वार्थी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे क्या कहा जाएगा, तो अनुच्चरित कहा जाएगा। ठीक है, जिसका उच्चारण ही ना किया गया हो, अनुच्चरित। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए वत्स और परख, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, यही अशुद्ध है, वत्स और परख। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। विकल्प बी का जो शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका जो विकल्प पहला शब्द तत्सम जबकि दूसरा शब्द तद्भव है। परख का तत्सम परीक्षा होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। ठीक है, क्योंकि यहीं से हिंदी के जितने क्वेश्चन थे हमने सभी कवर करा दिए हैं। इसमें सुष्टि का तद्भव क्या होगा, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए सुष्टि का तद्भव क्या होगा, देखिए यहाँ पे सोंठ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, सुष्टि का जो तद्भव है वो सोंठ होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और जहाँ पे आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम आई हो, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए तब तक हम रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।